हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम अपना डे 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं उन सब एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनके लिए इकोनॉमिक्स सबसे टफेस्ट पेपर बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, जो बच्चे नॉर्मली छोड़ जाते हैं। मार्क माई वर्ड्स, इफ़ यू स्टे ट्यून्ड विद मी इन दिस होल जर्नी ऑफ 1 ईयर, जिसमें हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको एडवांस लेवल तक की वीडियोस से आपकी जो नॉलेज है उसको एनहांस करेंगे। साथ ही साथ इन्हीं वीडियोस के माध्यम से आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि पूछे जाते हैं और उसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए वो बताएंगे। तो आपकी जो जर्नी होगी, जो जीएस पेपर 3 का फियर होगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इजी। मुझे भी टफ लगता था जब मैंने इसको इकोनॉमिक्स की तरह सोचा नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको इकोनॉमिक्स की तरह सोचना शुरू किया तो यही सब्जेक्ट मेरे लिए ऐसा ईजी बन गया। So my name is Pallavi Khanna and I'm founder of Videsh Academy and your mentor in your GS paper 3 preparation. We are starting from scratch to advanced level, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ लास्ट तक रहना पड़ेगा। आज हम बेसिक टर्म्स के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि आपके पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो कि आपकी तैयारी में आपको बहुत हेल्प करने वाले, अगर आप उस माइंडसेट से सोचते हो तो। सबसे पहली बात याद रखना, कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं होता। बस जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है और उसको अपनी सोच में डालना पड़ता है। इकोनॉमिस्ट बन के अगर आप इकोनॉमी को पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स आपके लिए ऐसे होगी, शरबत। ठीक है, गर्मी आ गई तो शरबत की बातें करेंगे। चलिए, सो पहली बात तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो सबको पता होना चाहिए, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि ये सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की बात करता है। ठीक है, वो क्या डिमांड करते हैं, उनको क्या सप्लाई मिल रहा है, उसके हिसाब से जो प्राइस है उसका जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है वो मैक्रो में बात करते हैं। माइक्रो में कुछ टर्म्स आ जाती हैं, लाइक पीपीएफ आता है, लाइक हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट इसमें नहीं आता, सॉरी, जैसे पीपीएफ आ जाता है, फिर आपका लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है। ठीक है, एक मिनट, फिर आपका लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है, फिर सप्लाई आ जाता है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है, उसके बाद आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है, टोटल कॉस्ट आ जाती है, फिर आपकी रेवेन्यू आ जाता है, फिर आपकी कॉम्पिटिटिव मार्केट्स आ जाती है। तो ये सब बेसिक टर्म्स आपकी आ जाती हैं मैक्रो, और यही हम पढ़ेंगे आने वाले कुछ एक महीने तक। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। देखो, सबसे पहले ना ये जो लोग कहते हैं ना कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, नहीं, टफ नहीं है। कैसे, अभी देखना। ये सबको पता है कि वी हैव स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। जैसे आपके घर में तनख्वाह आती है, आपके पापा कमाते हैं, आपकी मम्मा कमाते हैं, वो कहते हैं ना बेटे लिमिटेड मनी है, वी हैव टू सेव एंड वी हैव टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू इट। वैसे ही वी हैव अ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑन अर्थ। ठीक है, किसी कंट्री के पास ऑयल ज़्यादा होगा तो किसी कंट्री के पास मिनरल्स ज़्यादा होंगे, लाइक मिनरल्स, लाइक उसके पास ऐसे हो सकता है कि कुछ मेटेलिक मिनरल ज़्यादा हों, लाइक गोल्ड एंड डायमंड्स, ये ज़्यादा हों, किसी नॉन मेटेलिक मिनरल ज़्यादा हों। साथ ही साथ हो सकता है किसी के पास फूड सप्लाईज ज़्यादा हो। तो अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज़ जो हैं वो ये सब चीज़ें, बट जैसे हमारी कंट्री जो है अग्रेरियन कंट्री है, जहाँ पे वीट, राइस, स्पाइसेस ये ज़्यादा ग्रो किया जाता है, कॉटन, जूट, शुगर केन ये ज़्यादा ग्रो किया जाता है, इसलिए हम उसको ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ऑयल हो गया, जैसे अभी ईरान में लड़ाई चल रहा है तो तेल की लड़ाई है, वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो हर एक कंट्री के पास कुछ ना कुछ एक अबंडेंस में होगा, बाकी कुछ स्कार्सिटी में होगा। तो रिसोर्सेज अगर हम ओवरऑल की बात करें तो कम है। अब अगर रिसोर्सेज कम हैं तो हमें पता है कि हमने उनको बेस्ट एफिशिएंटली मैनर से इस्तेमाल करना है। तो वी हैव टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमने उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। ये नहीं किसी का कम किसी का फ़ायदा, कुछ नहीं, हमने उसको मैक्सिमम बेनिफिट से इस्तेमाल करना है कि किसी का नुकसान किसी का फ़ायदा ना हो, है ना। उनको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करना है। बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बने कम से कम दाम में। ओके, अब रिसोर्सेज कम है और उनको हमने ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है, तो इसके लिए हम एक ग्राफ सीखते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व या बाउंड्री या फिर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, कर्व या बाउंड्री। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहता है कि मैं किस तरीके से एक गुड की प्रोडक्शन अगर बढ़ा रहा हूँ तो दूसरे गुड के प्रोडक्शन को कम कर दूँ। जैसे आपके पापा हैं, वो 10,000 पर मंथ कमाते हैं,
तो वो कहते हैं कैसे मैं इस महीने, अगर मेरा एलपीजी पे जैसे अभी खर्चा ज़्यादा हुआ, एक्सपेंसिव मिली एलपीजीज या फिर अदर थिंग्स एक्सपेंसिव मिली, तो किस तरीके से मैं अपने बाकी कि मैं बाहर डिनर ना करने जाऊँ वो कम कर दूँ, या मैं हैंगआउट्स कम कर दूँ, या मैं कॉफ़ीज़ कम कर दूँ, तो किस तरीके से मैं इस 10,000 को मैनेज कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास सिर्फ 10,000 ही है। वैसे ही इसको हम लोग बात करते हैं एक इकोनॉमी लेवल पे। ओके, अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा। देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में होता क्या है कि हम किस तरीके से प्रोड्यूस करें और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। सो पहली असम्पशन इसमें ये आती है कि इसमें सिर्फ 2 गुड्स की इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये माइक्रो का कॉन्सेप्ट है इसमें, तो हम सिर्फ गुड्स की बात करेंगे, लिमिटेड गुड्स की बात करेंगे, तो कुछ 2 गुड्स हैं, ठीक है। और उसका क्या है कि टेक्नोलॉजी हमारी क्या है, कॉन्स्टेंट है, कि हमने वो नहीं चेंज किया। तीसरा, हम ये मान के चलते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज अ शिफ्ट, है ना, आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, देयर कुड बी अ रोटेशन, है ना। फिर आता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, कि रिसोर्सेज हमारे पास स्कार्सिटी है, मतलब कम है हमारे पास रिसोर्सेज, ना ज़्यादा ना कम, और हमने उनको एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है। एफिशिएंटली का मतलब है टू द मैक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना हम रिसोर्सेज का। तो ये जैसे ही हमें assumptions क्लियर होती है, हम ग्राफ देखते हैं कैसा बनता है। ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं ये एक्स गुड है, ये वाई गुड है, ये एक्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 5 0, मतलब सारे के सारे मैंने 5 रुपये का लगा दिया एक्स को बाय करने में। अब मैंने 4 रुपये लगाए एक्स को बाय करने में, और 1 रुपये लगाया मैंने वाई को बाय करने में। फिर 3 रुपये लगाए मैंने एक्स को बाय करने में, 2 रुपये लगाए मैंने वाई को बाय करने में। फिर 2 रुपये लगाए मैंने एक्स को बाय करने में, 3 रुपये लगाए मैंने वाई को बाय करने में। ऐसे 1 रुपये लगाए मैंने एक्स को बाय करने में, और 4 रुपये लगाए मैंने वाई को बाय करने में। और यहाँ पे कोई रुपया नहीं लगाया एक्स को बाय करने में, लेकिन 5 रुपये लगा दी मैंने वाई को बाय करने में। तो दैट इज़ द एफिशिएंट यूज़ ऑफ माई 5 रुपीज़, कि मैंने अपने 5 रुपये को किस तरीके से दोनों गुड्स के साथ इस्तेमाल किया एफिशिएंटली। आप खुद सोचो, जब मैंने अपने 5 रुपये अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर ही लिए हैं, है ना, तो अब मुझे ये देखना है कि 2 पॉसिबल पॉइंट्स और हो सकते हैं। एक यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ पे आ सकता है। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड अटेनेबल पॉइंट, जो अटेन हो सकता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड अनअटेनेबल पॉइंट। अब इसके लिए भी एक समझ चाहिए आपके दिमाग में, लेकिन उससे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट लाती हूँ मैं। देयर इज़ अ शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीएफ, ठीक है। मेरा मोटिव ये है कि हम फटाफट इस वीडियो को कवर कर ले ताकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, अब वो बात करता है कि हाउ कुड अ शिफ्ट राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड हो सकता है। सो दिस इज़ अगेन द पीपीएफ कर्व, ठीक है। इट कैन मूव फ्रंट, आगे जा सकता है, राइटवर्ड जा सकता है, और इट कैन मूव देयर, ये पीछे भी आ सकता है। सो दिस इज़ वन कर्व, ये y1 में भी जा सकता है और ये y2 में भी जा सकता है, ये x1, ये x और ये x2, है ना। अब ये राइटवर्ड शिफ्ट कैसे होगा, जब मेरी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ कर जाए। देखो, अगर मेरी टेक्नोलॉजी अच्छी है, एडवांस्ड है ना, एडवांस्ड है, तो अल्टीमेटली मेरे कम गुड्स में मेरा ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, तो इसलिए ऑफ कोर्स इट्स गुड। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब मैं अपने रिसोर्सेज को अनयूटिलाइज कर रही हूँ। अब इसका एग्जांपल मैं देती हूँ। हमारी कंट्री सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है। वी हैव अ वेरी गुड डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारे पास यंग है, यंग फोर्स है हमारे पास, बट क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है ना, इसीलिए हमें इम्पैक्ट क्या आता है कि हम उनको जगह पे एम्प्लॉय नहीं कर सकते। तो ये वजह से जो हमारे रिसोर्सेज है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। हमारे पास पॉपुलेशन बहुत अच्छी खासी, पर उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करते। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड का, तो दैट इज़ कॉल्ड द शिफ्ट। अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, जब हम बात करते हैं पीपीएफ कर्व की, जो मैंने बोला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की बात करते हैं ना, कि हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या कर सकते हैं, तो तुम्हारे सामने 3 सिनारियोज है। एक है अर्थक्वेक, एक है वॉर जो अभी चल रहा है रिसेंटली, और एक है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब मुझे तुम बताओगे तीनों में से किसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, और किसका एक और लगा देती हूँ, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। अब आपने मुझे डिसाइड करके बताना। देखो, सबसे पहली बात तो अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक क्या है, रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, स्कार्स है। अब वही रिसोर्सेज जब अर्थक्वेक आ गए तो वो डैमेज हो गए, जब वो डैमेज हो गए तो जो हमारा प्रोडक्शन पोटेंशियल था वो कम हो गया, तो अल्टीमेटली हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वॉर लग गई, हमारे पोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया,
तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा, और इससे पोटेंशियल कम होगा तो इसलिए ये लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अब हमारे पास लेबर थी, हमने उसको एम्प्लॉय नहीं किया, यानी कि वो यहाँ पे है ना, हमने उसको एम्प्लॉय नहीं किया, पर ऐसी बात तो नहीं कि हमारे रिसोर्सेज कम हो गए, रिसोर्सेज तो नहीं ना कम हुए, ऐसी बात तो नहीं हुई ना, बस हमने अपने बंदों को पोटेंशियली नहीं इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे प्रोडक्शन पोटेंशियल कम नहीं होगा, क्योंकि वी हैव रिसोर्सेज बट दे आर नॉट स्किल्ड। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट में आता है सर्व शिक्षा अभियान। अगर मैंने अपने रिसोर्सेज को एजुकेट किया है ना, अपने लोगों को एजुकेट किया या फिर मैंने उनको स्किलिंग किया, तो अल्टीमेटली वो जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो भी एम्प्लॉयड हो जाएंगे, है ना। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोग थे वो यहाँ पे लाया करते थे, जैसे उनको अच्छी शिक्षा मिलने लग पड़ी वो आगे जाके चलने लग पड़े, तो हमें ये वाले पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे कि हम अपने पोटेंशियल को, अपने जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है, जो हमारा प्रोडक्शन पोटेंशियल है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं हम अंडर यूटिलाइज से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तक जा रहे हैं, है ना। तो ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा, उसके बियॉन्ड भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई है, बस आपके लोग स्किल्ड हुए, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। इसमें एक चीज़ आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो मैं समझा देती हूँ आपको क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है कि सपोज कर लो मेरी अभी फ़िलहाल की जॉब है 1 लाख रुपए की, ठीक है, और मुझे ना ऑफ़र मिल रहा है या मैं 85,000 की जॉब कर लूँ या मैं 75,000 की जॉब करूँ। ये मेरे सामने 2 ऑफर्स पड़े हैं। मुझे ना यहाँ का जो एम्प्लॉयर है वो बहुत तंग करता है, मेरी छुट्टियाँ ज़्यादा काटता है कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ, मुझे कोई लीव भी नहीं देता, तो पर मुझे 1 लाख रुपया मिल रहा है तो मैं यहाँ पे भी स्टिक दूँ। लेकिन मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि मेरा जो बहुत ही नज़दीक ऑल्टरनेटिव था, अगर मैं ये जॉब छोड़ती तो मैं वही चुनती, वो कौन सा था 85,000 का। तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो यहाँ पे 85,000 कि ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा था। तो जो मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जो इसको छोड़ के मैं चूज़ करती वो था 85,000, और इसको हम कहते हैं हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी मतलब जो मुझे बेनिफिट मिल रहा था, कौन सा बेनिफिट मैंने छोड़ा क्योंकि एट प्रेजेंट मुझे ये मिल रहा था, दैट इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था इसको मैंने छोड़ दिया, है ना। और यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब पे होता है कि अगर मैंने 5 रुपये थे और मैंने उसको स्पेंड करना था और मेरे को ऑफकोर्स वाई गुड एक्स गुड से वाई गुड में जाना था, तो मैंने ये देखा कि 5 गुड के मैंने मतलब मैं अगर इसके 5 गुड इस्तेमाल करूँ इसके 0 कर रही हूँ, अगर मैं इसका 4 करी तो इसके 1 करी, तो कहीं ना कहीं मैं इसको फॉरगिव करती जा रही हूँ इसको लेने के लिए, है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि अगर आप अपने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को छोड़ देते। क्लियर एवरीवन? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी क्लियर हो गया। अब एक बात याद रखना, ये जो क्लासेस चलेंगे ये ऑल एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, या किसी भी छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, जिनमें उनको इकोनॉमिक्स एक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह आता है, क्योंकि ये सारी वीडियोज़ उनके साथ ही अलाइन रहेंगी। आपके सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर बात करेंगे 1 महीना, उसके बाद आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। सिर्फ एक बात याद रखना, बीइंग एज अ इकोनॉमिस्ट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो, है ना। तो इकोनॉमिक्स का ध्यान रखना। ये सेम चीज़ 11th में भी पूछी गई है बच्चों को, फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा इस पर लिंक्ड है, आप भी जाके वीडियो एक बार देख लेना, आपको सारा पीपीएफ कर्व क्लियर हो जाएगा, रोटेशन शिफ्ट कैसे कैसे सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी डाउट आता है यू कैन डीएम मी, यू कैन टेल मी, सब्सक्राइब माय चैनल ये ज़रूर कर लेना, क्योंकि फिर फीड में आपको मेरे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो होगी तो आपको मिस नहीं होगी, आपका कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। सबसे पहली बात तो ओके, डीएम करना अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, है ना, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। जितना मैं मोटिवेटेड होंगी उतना आप मोटिवेट होते जाओगे पढ़ाई में, और फिर ये टू एंड फ्रो वाला जो रिलेशन है ये चलता जाएगा। ऑल द बेस्ट। एंड ये सारे एग्जाम्स के लिए है, 11th के लिए भी है, तो छोड़ना मत। ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।